नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन। और मंथन में आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर का रण। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। तो मिल्कीपुर के रण की आज हम बात करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को मतगणना होगी। नवंबर में हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली सपा को झटका लगा था। मिल्कीपुर से सटी कटहरी सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से पार्टी के विधायक रहे लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं उपचुनाव में जीत के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। कांग्रेस के मैदान से हटने के बाद अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। वहीं सपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है, जिसमें आजम खान का भी नाम स्टार प्रचारक के तौर पर रखा गया है। गौरतलब है कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के सांसद निर्वाचित होने के बाद यह सीट खाली हुई है, जिस वजह से यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही मिल्कीपुर सीट का सियासी पारा भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। यहां बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को चुनाव में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। वहीं आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है। एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट कहने को तो एक छोटी सी जगह है, लेकिन यह नाम अभी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अधिक फोकस में है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी में कोई कोर कसर दोनों पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं। एक तरफ भाजपा का जो पूरा कुनबा है पूरी ताकत के साथ इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए उतर चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने उतारी है। एक सीट के लिए 40 स्टार प्रचारक इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मोहम्मद आजम खान का भी नाम इस लिस्ट में है, और जो चौंकाने वाला है, चूंकि आजम खान अभी जेल में बंद है, वो कैसे चुनाव प्रचार करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 40 स्टार प्रचारकों में मोहम्मद आजम खान का नाम भी समाजवादी पार्टी ने शामिल किया है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को बैकअप देने के लिए आरएसएस और हिंदूवादी जो भी संगठन है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी का युवा मंडल है वो पूरी तरीके से मिल्कीपुर में कार्यरत हो चुका है। तो दोनों पार्टियां जी जान से लगी हुई हैं कि किस तरीके से मिल्कीपुर को फतेह किया जाए। तो इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अशोक यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। रजनीकांत वशिष्ठ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं
वो हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर कौलेश्वर प्रियदर्शी गोरखपुर से जुड़ेंगे, हमारे साथ दलित चिंतक हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ मिश्रा जी बीजेपी नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सनवर अली खां आजाद समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी, मिल्कीपुर की सीट, चूंकि मिल्कीपुर एक छोटी जगह है, लेकिन इस समय जो है मिल्कीपुर जो वो पूरे प्रदेश और देश में फोकस में मानी जा रही है। पूरे मिल्कीपुर की चर्चा पूरे देश और प्रदेश में हो रही है। मिल्कीपुर जो सीट है, खासकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है, क्योंकि कांग्रेस वहां से हट चुकी है। आजाद समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारकर जो वहां की लड़ाई थी वो रोचक बना दी है। अब सवाल यह है कि जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी, यहां पर क्या आपको नजर आ रहा है भाजपा का सबका साथ सबका विकास चलने जा रहा है, या पीडीए का, अखिलेश यादव का पीडीए का जो नारा है वो यहां कारगर साबित हो रहा है? सर, फोन को अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। आवाज आ रही? बिल्कुल सर। आपको नमस्कार मानस जी, आप सर। सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। जहां तक मैं देख रहा हूं, ये मिल्कीपुर चुनाव ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की 70 सीटों के चुनाव पे भारी है जी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल इसलिए है कि ये उस अयोध्या से जुड़ी हुई सीट है जो जिसका राम मंदिर निर्माण करके, जहां राम मंदिर का निर्माण करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मतलब एक क्रेडिबल पोजीशन में पाती है। उसको लगता है कि यहाँ अगर हम हार गए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। और काफी कुछ जो है, पिछला जो संसद का सत्र हुआ था उसमें एम्बेरसमेंट जैसी महसूस हुई थी अयोध्या की सीट हारने पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी। अब जहां तक जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें 3.5 लाख कुल मतदाता हैं, और पिछली बार अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं वो इस सीट पर करीब करीब 14,000 वोटों से हारे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग उन्हें जैसे 1,03,000 के आसपास वोट मिले, और जो बाबा गोरखनाथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको लगभग 90,000 के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा वोट मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 14,000 सीटों के इस गैप को पूरा करना है जी। और उसने इसकी व्यवस्था जरूर की होगी किसी तरह से। अब देखने में ये लग रहा है कि जो चंद्रशेखर की पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां उतारा है जी। दलितों की संख्या अच्छी खासी है, सबसे ज्यादा दलित ही मतदाता हैं, वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं। अब वो प्रभाव डाल पाते हैं तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी के काटेंगे या समाजवादी पार्टी के काटेंगे जी। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए भी ये प्रतिष्ठा की सीट इसलिए है, नाक का सवाल इसलिए है कि यहां 1967 से लेकर के लगभग 17 चुनाव हुए। उन 17 चुनावों में सबसे ज्यादा 5 बार समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीता है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी का, उनमें से 1 बार ये जनसंघ के कैंडिडेट थे, और कम्युनिस्ट 2 बार जीते हैं, समाजवादी पार्टी 5 बार जीती है, और कांग्रेस 3 बार जीती है। तो कांग्रेस ने तो एक तरह से समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर के उसी प्रयोग को दोहराने का प्रयास किया है जो लोकसभा के चुनाव में सामने आया था। तो क्या कांग्रेस के पास इतने वोट हैं कि जो वो क्या कहते हैं, वो समाजवादी पार्टी को उसी तरह से अब दोबारा ट्रांसफर कर देगी? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जी। ना तो ये मुकाबला मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए आसान है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान। हाँ, दोनों के लिए नाक का सवाल जरूर है। कुछ लोग तो इस चुनाव को, इस अकेले चुनाव को, मतलब 400 सीटों की विधानसभा वाली जो उत्तर प्रदेश है, उसमें इस अकेली सीट के उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल तक मानने लगे। तो कुल मिलाकर के स्थितियां, मुझे तो ऐसा लगता है अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि दोनों में से जीतेगा कौन, लेकिन हाँ, दोनों की कोशिशें बहुत जबरदस्त है।
ठीक है सर, हमारे साथ सौरभ मिश्रा जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। सौरभ मिश्रा जी, अयोध्या लोकसभा सीट की हार बीजेपी अभी तक पचा नहीं पाई होगी। देश भर में इस सीट की चर्चा हुई और लंबे समय तक, और इस सीट की हार का जो घाव है हो सकता है अभी तक भरा ना हो। अयोध्या वासियों के मन में भी जो कसक है, तमाम वीडियो भी वायरल होते रहे जिसमें ये दावा किया गया कि अयोध्या के लोगों को लोग जो है नकार रहे हैं, उनको धिक्कार रहे हैं कि 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बावजूद भी अयोध्या वासियों ने, भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी ने मंदिर का निर्माण कराया, ये बड़ा अवसर जिसने उपलब्ध कराया, उसी को हार का मुंह देखना पड़ा। तमाम जो भी कारण रहे हों, लेकिन अब ये सीट जो विधानसभा सीट है, ये नाक की लड़ाई आपके लिए बन गई है। कैसे जीतेंगे आप? क्योंकि दलित वोट जो है वो यहाँ निर्णायक भूमिका में है। हालांकि पासी वोट के बाद ब्राह्मण मुख्य निर्णायक भूमिका में है। क्या समीकरण रहेगा आपका? क्योंकि पूरी ताकत समाजवादी पार्टी भी लगा रही है। एक सीट के लिए 40 स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। मनोज जी, आपको हम बधाई देते हैं कि आपने जिस बात का उल्लेख किया कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव अयोध्या में चुनाव हार जाती है तो इन्हीं तथाकथित सेक्युलरवादियों ने हमें बार बार टिप्पणी किया था लोकसभा में। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो इंडिया तथाकथित इंडिया गठबंधन था, उसके लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को आगे बैठाया था और सेक्युलरवाद का एक प्रमुख चेहरा बनाकर इस हमारे सनातन पर टिप्पणियां किया था कि उस राम मंदिर पे जहां हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इन्होंने मंदिर तो बना लिया लेकिन जनता ने नकार दिया। मैं मनोज जी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24 आवर चुनाव लड़ती है। हर पल, हर प्रतिपल, प्रति क्षण इस जन समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, सुबह से शाम तक, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन इसी सेकुलरवाद के तथा कथित संगठनों ने जब सनातन पर टिप्पणी किया था तो कहीं न कहीं ये दिल पर अयोध्या वासियों का अवश्य कचोटती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस महाकुंभ के नाम पर, महाकुंभ के द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ ने सनातन का जो संदेश दिया है वो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर के तार से जुड़ा हुआ है। और ये अयोध्या वासी गर्व के साथ ये दिखाएगा और बताएगा कि जिस सनातन पर आपने तथाकथित सेकुलरवादियों ने टिप्पणी किया था, वही सनातन की जिंदाबाद करते हुए राष्ट्रवाद के नारे बुलंद होंगे। और राष्ट्रवाद के नारे जब बुलंद होंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार तेज गति से विकास की गति को बढ़ाएगी, धार्मिक आस्था को उठाएगी, सम्मान सम्मान को जगाएगी और भारतीय संस्कृति को पुनरुत्थान को लेकर तेज गति से अपनी ट्रेन दौड़ाएगी। ठीक है सौरभ जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ सनोवर अली खान साहब जुड़ गए हैं, आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सनोवर अली खान साहब, आप जो मिल्कीपुर सीट है, पहले से ही यहाँ रोचक लड़ाई थी। आपने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर इस लड़ाई को और भी रोचक बना दिया है, क्योंकि यहाँ दलित जो वोट है वो निर्णायक भूमिका में है। आजाद समाज पार्टी प्रमुख रूप से दलितों की राजनीति करती है और मुस्लिमों का भी उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है। क्या लगता है यहाँ का समीकरण आपके लिहाज से कैसा नजर आ रहा है? सर, ये तो आपको पता है, पिछले चुनाव से आपने देख लिया है कि अब कोई धर्म के चक्कर में आने वाला नहीं है। अयोध्या में आपने इसका हाल देख लिया जी। और साथियों, मैं यह कहना चाहूंगा आपसे कि जो पीडीए का नारा है, क्या पीडीए वाले क्या ईमानदारी से पीडीए लागू किया है? आज जनता जान चुकी है कि सबसे ज्यादा जो सताई हुई कौम है वो है दलित और मुस्लिम। तो आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत ही कम टाइम में लोगों के दिलों और दिमाग में छा गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र बनाए। और चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, शोषित वंचित, सबकी आवाज उठाने वाली एक ही आवाज है जो सड़क से संसद तक गूंज रही है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद जी। समाजवादी पार्टी, इतना जुल्म इस बीजेपी सरकार में हुआ कि अखिलेश यादव ने कोई बात बोली? बिल्कुल नहीं बोली, मौन धारण कर लिया।
और जब से चंद्रशेखर आजाद ने बातें उठानी शुरू की, जो गरीबों पर घर तोड़े जाते हैं, असंवैधानिक तरीके से घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, और कोई भी इसकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। कहीं अखिलेश यादव की आवाज नहीं देखी, कहीं आपके राहुल गांधी की आवाज नहीं देखी। वहीं पर जो हमारे चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने कहा अगर कावड़ में हमारे हिंदू भाई कावड़ में जाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और सब उनको पुष्पों से उनका स्वागत करते हैं। अगर 10 मिनट की किसी ने नमाज पढ़ ली तो पुलिस प्रशासन ने उसको लात मारी, इसकी भी आवाज चंद्रशेखर ने उठाई। अभी संभल में हिंसा हुई, सबसे पहली आवाज उठाने का काम चंद्रशेखर भाई आजाद ने किया। तो चंद्रशेखर आजाद भाई हर तबके की आवाज उठा रहे हैं, और अब दलित जाग चुका है। 1,20,000 दलित है और 30,000 मोमडन है, और इसके अलावा जो पिछड़ा समाज है, जो शोषित है, वंचित है, जो इन लोगों के चक्कर से निकल चुका है, ना तो वो भाजपा को इस वक्त और ना इस वक्त वो समाजवादी को कोई भी वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कैंडिडेट भाई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सनोवर अली खान साहब, अगर सारे दलित आपके साथ आ जाएंगे तो अखिलेश यादव क्या करेंगे, उनके पीडीए का क्या होगा फिर? सर पीडीए तो बिल्कुल खोखला है सर। मैंने इससे पहले यही कहा कि पीडीए को क्या ईमानदारी से लागू किया अखिलेश यादव जी ने? पीडीए की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी भी आवाज को उठाने का काम नहीं किया और विपक्ष बनने का काम नहीं किया। आज अगर विपक्ष मौजूद है तो आजाद समाज पार्टी काशीराम मौजूद है, तो यही विपक्ष है। और यही आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी की सरकार आप देखेंगे, और जनता का जो गरीब आदमी है वो उसको उसका हक उसके घर तक देने का काम होगा। मतलब सरकार बना लेंगे आप। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चर्चा में आपका भी स्वागत करते हुए एक अहम सवाल, जिस प्रकार सौरभ मिश्रा जी ने कहा कि भव्य महाकुंभ को देखकर जनता प्रभावित होगी, ये आगाज है। 500 साल बाद सर मंदिर बना था, जनता प्रभावित नहीं हुई। जनता ने जो सोचा नहीं था वो वहां से रिजल्ट मिला। क्या कुंभ की भव्यता से जनता वहां प्रभावित होगी, या जातिगत मुद्दे वहां पर हावी होंगे, या जो भाजपा ने विकास किया है वो इस बार जनता को दिखाई देगा? देखिए मानस जी, महाकुंभ के आयोजन ने सनातनियों को एक बार फिर एक मंच पे खड़ा करने के लिए विवश कर दिया है। जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, देश विदेश से लेकर कोने कोने तक इस महाकुंभ के आयोजन की चर्चा हो रही है। और सौभाग्य है कि 144 साल के बाद ये समय आया है, ऐसा कुंभ पड़ा है जो हम लोग दोबारा पढ़े कि ना पढ़े पता ही नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी गठन हुआ था जी, इसी मुद्दे में चंद्रशेखर जी ने भीम आर्मी गठन किया है। मायावती की सरकार कब तक चली, कितने दिन तक रही, और आज क्या हाल है? इस देश में जो जाति को लेके चलेगा मानस जी, उसका भविष्य 2, 4, 5 साल तो मैंने कह सकता हूं, मैंने अपने पत्रकारिता के 35 साल जीवन देखा है, बहुत लंबा भविष्य नहीं है। जो सबकी बात करेगा भविष्य इस भारत में, मेरी समझ से उसी का है जी। मिल्कीपुर सीट पे देखिए, अखिलेश भाजपा ने 6 प्रतिनिधि उतारे हैं चुनाव में, अखिलेश जी ने 40 प्रतिनिधि उतार दिए। और अखिलेश जी का आप फोकस ब्राह्मणों पर भी मिल्की सीट पर दिखाई पड़ता है। तो मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं अखिलेश जी से कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी जी। जिस समय समाजवादी पार्टी के घर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातनियों को गाली बक रहे थे, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे थे और रामचरितमानस को सड़क पर जला रहे थे, काश अखिलेश जी उस समय मौर्य जी को बाहर कर देते तो ब्राह्मण उनसे अलग ना होता। मानस जी, मैं दावे साथ कह रहा हूं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं और ब्राह्मणों में मेरी अच्छी पैक्ट है जी। कोई भी ब्राह्मण उस अपमान को बर्दाश्त नहीं सकता है। ब्राह्मण सत्ता का लोभी नहीं होता है। सत्ता अगर आई भी तो त्याग देता है, दूसरे दे देता है। और जिसके साथ मैं दावे साथ कह रहा हूं, मेरे सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में रहा है, सरकार उसकी रही है। चाहे मायावती जी की देख लीजिए, चाहे अखिलेश देख लीजिए, और चाहे भाजपा की देख लीजिए। जिस दिन ब्राह्मण मुख मोड़ता है उस सरकार का पतन हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण लोभी नहीं है, राष्ट्र साथ खड़ा होता है। और इस देश को आजादी देने वाला राजमंगल पांडे ही है, जिसने बिगुल बजाया था अंग्रेजों के खिलाफ। ब्राह्मण वो कौम है, लेकिन आपने रामचरितमानस को जलवा करके ब्राह्मणों का अपमान किया। यही कारण कि मनोज पांडे जैसे जो वहां
सनातनी थे, उन्होंने आपकी पार्टी को त्याग दिया, भले भाजपा में उन्हें कुछ मिला नहीं है, लेकिन भाजपा की तरफ किनारा किए, क्योंकि कहीं सनातन की चर्चा तो होती है। दूसरी बात, अखिलेश जी किस तरह से पार्टी ले जा रहे हैं। मुलायम सिंह जी आए, उन्होंने ब्राह्मणों को एक संदेश दिया कि परशुराम जयंती की हम छुट्टी करेंगे, माना जी उन्हीं कार्यकाल में छुट्टी हुई। उसके बाद अखिलेश जी आए तो सनातनियों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, कुंभ में आने वाले लोगों के ऊपर टिप्पणी करना, इसलिए समाजवादी पार्टी को इस बार कांटे की टक्कर भाजपा दे रही है, जो हमारे मित्र कह रहे हैं। हाँ, एक तो भीम आर्मी के आने से भाजपा को और फायदा हो गया, जो दलित वोटर था वो डिवाइड होगा अब, मेरा आकलन है मानस जी। इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होगा चुनाव में। और ये चुनाव, चूंकि विपक्ष हमेशा सदन से लेकर विधानसभा तक चर्चा करता रहा कि जहां आप मंदिर बनवाए वहीं से आप हार गए, तो जो सौरभ जी कह रहे हैं इस बात को मैं गंभीरता से ले रहा हूं, मानता भी हूं कि ये संदेश जो गया है अयोध्या वासियों के लिए कि 500 साल मंदिर बना, और सही भी है। इस मंदिर के लिए कितनी कुर्बानी हमारे सिखों ने दी, बिल्कुल। उसके बाद आज मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये सत्य है। अब अयोध्या वासी भी इस बात को समझ रहे हैं। दूसरी बात, जो लल्लू सिंह वाली बात थी मानस जी, मैं तो चुनाव से पहले भी कई चरण लोग कहा था कि जो नेता जनता को भूल जाता है, जनता उसको भूल जाती है। लल्लू सिंह हुए, हमारे सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी हुए, ये 4 सांसदों को तो हमने आपके चैनलों में कहा था कि 4 सांसद जीत जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि जब आप जनता से दूरियां बना लोगे तो कौन जनता आपको चाहेगी। यही हाल हुआ, लल्लू सिंह का प्रत्याशी तो बना दिया भाजपा ने, लेकिन लल्लू सिंह हार गए। अब की चुनाव जो है ये एक प्रमुख चुनाव, क्योंकि दोनों पार्टियों की साख बन गई है, अखिलेश जी की भी, योगी जी की भी। इसलिए ये मौका ना अखिलेश जी खोना चाह रहे हैं ना योगी जी खोना चाह रहे हैं। बात एक सीट की नहीं है मानस जी, एक सीट से तो सरकार गिरेगी नहीं, सरकार बनेगी, लेकिन ये अयोध्या की सीट का एक ऐसा संदेश जाएगा भारत में कि अगर इस बार भाजपा हारती है तो लगता कि उसके साथ सनातन खड़ा नहीं है। लेकिन जिस तरह से पड़ोस में सनातनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है, और कटोगे और बटोगे नारे के इसी तौर पर लोगों ने समर्थन किया। हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र सरकार भाजपा ने बना ली इसी नारे के ऊपर, क्योंकि पड़ोस देश में देखिए न वहां हिंदू सुरक्षित है न वहां मुसलमान सुरक्षित है। तो इस बार इस चुनाव में इस मुद्दे को जनता बहुत गहरता देख रही है, और अगर अंतर होता तो 10-5 हजार अंतर होगा मानस जी, वरना भाजपा की सीट क्लियर है, मैं कह रहा हूं। निश्चित रूप से सर, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, और ब्रेक के बाद आदरणीय वशिष्ठ जी से हम जरूर जानेंगे कि जो भीम आर्मी ने अपना कैंडिडेट उतारा है वो किसको फायदा पहुंचाने जा रहा है और किसका खेल बिगाड़ने जा रहा है। मंथन जारी है। तो ब्रेक के बाद मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर के रण की। मिल्कीपुर का जो रण है वो खास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सपा के लिए नाक की लड़ाई है। सपा के लिए वॉकओवर जरूर कांग्रेस ने दिया है यहां पर अपना प्रत्याशी न उतारकर, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारकर खेल जरूर दिलचस्प बना दिया है। किसका खेल यहां पर आजाद समाज पार्टी बनाएगी और किसके खेल को बिगाड़ने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी, आपके पास आएंगे। जिस प्रकार आजाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, बड़ी दिलचस्प अब लड़ाई हो गई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दलित और ब्राह्मण, दो मुख्य निर्णायक भूमिका में यहाँ पर वोट हैं, और दोनों पार्टियां इनको रिझाने का प्रयास कर रही हैं। खासकर दलितों पर खास नजर है, और अब आजाद समाज पार्टी जो है वो उसने अपना कैंडिडेट उतार कर लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। क्या लगता है आपको, भीम आर्मी के जो कैंडिडेट हैं वो सर किसको फायदा पहुंचाने जा रहे हैं और किसका खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? देखिए, आजाद समाज पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश में मायावती के विकल्प के रूप में या बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में सामने उभर के आए जी। क्योंकि इधर काफी समय से बहुजन समाज पार्टी, हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी मिल्कीपुर की सीट को एक बार जीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इधर जिस तरह से मायावती जी की पार्टी में, आप इसको चाहे जनरेशन का जो है वो बात कह लें कि मायावती अपनी पार्टी को नया रूप देने में लगी हैं, युवाओं को एक तरह से जिम्मेदारी दे करके।
तो इसलिए बसपा ने अपने कैंडिडेट तो नहीं उतारा, लेकिन आजाद समाज पार्टी एक लोकसभा सीट जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी अब ये पानी में उतर के देखना चाह रही है कि वो कितने पानी में है। हाँ, मिल्कीपुर सीट में सबसे ज्यादा मतदाता दलित मतदाता 1 लाख से ऊपर है, 1,20,000 के आसपास ये जो भी है। तो वैसे देखा जाए तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सीट ही अनुसूचित जाति की है जी। समाजवादी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद जी को उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासी को उतारा है। दोनों एक ही जाति तो है, दोनों एक ही जाति को बिलोंग करते हैं जी। तो ये दोनों पार्टियां बड़ी हैं, तो ये तो कोई चमत्कार तो नहीं आजाद समाज पार्टी इस चुनाव में कर सकती। चमत्कार माने वो जीत जाएगी क्या, मतलब इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा के, नहीं, ये तो नहीं कर सकती। अलबत्ता ये है कि वो वोट काटेगी। अब वोट किसके काटेगी, तो जैसा कि अभी मित्र त्रिपाठी जी बता रहे थे कि जो महाकुंभ के जरिए जो सनातन एकता की बात सामने आई है और उनमें एक भाव पैदा हुआ है कि साहब हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएगी, आजाद समाज पार्टी जी। इसकी संभावना कम ही है। अच्छा, गैप बहुत कम रहा पिछले चुनाव में भी जी। गैप मैंने जैसे कहा 14,000, 3.5 लाख मतदाताओं में से 14,000 का गैप जो है वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन 14,000 का जो गैप है उसको डिस्टर्ब कर सकती है आजाद समाज पार्टी, ऐसा मुझे। लेकिन वशिष्ठ सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट अब पासी उतारा है और दूसरी तरफ सपा का कैंडिडेट है वो सर्वविदित है कि वो मजबूत कैंडिडेट है, अवधेश प्रसाद के बेटे वहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। दूसरा, जो पासी के बाद जो दूसरा अहम वोटर है वो ब्राह्मण है, तो ये जो समीकरण है ये भाजपा के पक्ष में जाएगा या जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो उनका समीकरण जो है हावी होता दिखाई देगा? नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्राह्मण मतदाता जिसको कंधे पे बिठा लेता है वो उत्तर प्रदेश में राज उसने किया जी। कभी मुलायम सिंह जी के साथ था एकदम, कभी मायावती के साथ एक बार हुआ तो उसने मायावती जी को कंधे पर बैठा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और संख्या में कम भी नहीं है, संख्या में 55-60 हजार के करीब ब्राह्मण मतदाता। तो अब समाजवादी पार्टी में उसको देखिए, ब्राह्मण को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा फिलहाल। समाजवादी पार्टी एक सीट जिता भी देगा अगर वो मान लीजिए उनके पीडीए में तो सर ब्राह्मण आता ही नहीं है। पीडीए में ब्राह्मण नहीं है जी, पीडीए में ब्राह्मण को जगह कहाँ है जी। ठीक है वशिष्ठ सर, हमारे साथ अशोक यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी के पास चलते हैं। अशोक यादव जी, मिल्कीपुर की जो सीट है वो नाक की लड़ाई अब बन गई है। पूरे देश और प्रदेश में मिल्कीपुर सीट की चर्चा हो रही है। इतनी चर्चा जो विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर जितनी होती थी, अकेले मिल्कीपुर में इतनी सुर्खियां मिल्कीपुर बटोर रहा है। छोटी सी विधानसभा है लेकिन जो उसका ताप जो है वो पूरे प्रदेश में पहुंच रहा है। क्या लगता है आपका, पीडीए या भाजपा का सबका साथ सबका विकास वहां कामयाब होगा? इस बीच आजाद समाज पार्टी ने भी खेल मैदान में कूदी है। किसका खेल बिगाड़ेगी आजाद समाज पार्टी? नहीं, देखिए, एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के अपूर्ण मंदिर का उसने उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, शंकराचार्य जी के लाख सवाल खड़े करने के बाद, वहां की जनता के द्वारा लाख सवाल खड़े करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की आस्था भगवान राम में कहीं दूर दूर तक नहीं बल्कि राजनीति में थी। उस अयोध्या को उसने अपने राजनीति के अखाड़े का केंद्र बिंदु बनाया और वही अयोध्या की जनता उसको हरा दिया। और हराने का कारण यह था कि आपने देखा होगा, अभी 16 जनवरी को अयोध्या से 1 दर्जन भर लोग गए थे हमारे पार्टी कार्यालय में और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने व्यक्त किया। और उस समस्याओं को सुनने के बाद जनता को ये लगा कि लोग कहते हैं, या जो सीएजी की रिपोर्ट वगैरह में जो आया था कि अनड्यू बेनिफिट पेड टू अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना काम कराए भुगतान किया गया, ये सीएजी की रिपोर्ट में आया था 11 अगस्त 2023 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। इसके अलावा रामपथ का मामला देख लीजिए, जमीनों की
किस तरह से लूट हुई वहां पे, उनके योगी सरकार के मंत्री अधिकारी लोगों ने जमीनों की लूट किया, औने पौने दामों को जमीनों को खरीद करके कुछ मिनटों बाद उसको ट्रस्ट को बेचा, कई गुना मुनाफा लेकर, ये सारी चीजें दिस दैट रही। लेकिन उसमें आप 16 जनवरी के प्रकरण पे मैं आता हूं कि वहां पे उन लोगों ने बताया कि उनकी जमीनों को, किसानों की और आम जनमानस की जमीनों को वहां का आवास विकास परिषद एक्वायर कर रहा है, जबरदस्ती एक्वायर कर रहा है, कम रेट पे एक्वायर कर रहा है, उसको फिर महंगा करके कई गुना महंगे रेट पर होटल वालों को और कारपोरेट को बेच रहा है। तो हम लोग तो अभी तक यही जानते थे कि इस तरह के काम कुछ प्राइवेट लोग करते हैं, जमीनों की दलाली, लेकिन पहली बार ये संज्ञान में आया कि योगी सरकार ही दलाली में लिप्त है, जो भी जमीनों की दलाली में। तो ये सब सारी चीजें रही भाजपा को। देखिए अशोक यादव जी, इसमें कोई शक नहीं है, कारण जो भी रहे हो, हम लोग तो अभी तक विश्लेषण कर रहे हैं अयोध्या की हार और जीत पर, कारण जो भी रहे हो, इसमें कोई शक नहीं कि आपने लोकसभा चुनाव में चमत्कार किया। लेकिन यह भी सच है कि उपचुनाव में आपको जो नतीजे आप चाह रहे थे या जो आपके द्वारा दावा किया जा रहा था, वैसे नतीजे आपको नहीं मिले। क्या लगता है, मिल्कीपुर सीट एक बार फिर से आपको वहां के जो निवासी हैं आपके साथ जाएंगे या भाजपा के साथ इस बार अपनी गलती को सुधारते हुए भाजपा के साथ चले जाएंगे? नहीं, गलती उन्होंने कहाँ किया था? उन्होंने तो, भाजपा वाले यही कह रहे हैं, लोगों ने भगवान राम के नाम पर लूट मचाई थी, उन लोगों को सबक सिखाया जनता ने। तो जनता को आप कह रहे हैं गलती को सुधारेगी? गलती जिसने किया उसको सुधारने की जरूरत भाई, जनता ने तो सबक सिखाया। भाजपा वाले कह रहे हैं भाई, गलती अगर ये लोग सुधारते तो आज तक जो प्रकरण मैंने गिनाए, किसी प्रकरण का समाधान नहीं हुआ है, एक भी प्रकरण का समाधान नहीं हुआ। सारी चीजें एज मुबाई खड़ी है समस्याएं अयोध्या में, और वो जनता जान रही है। आपने अभी कहा कि पीडीए में वशिष्ठ जी या सुनील जी ने किसी ने कहा पीडीए में ब्राह्मण नहीं है। आप ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे किस जाति से आते हैं, किस समाज से आते हैं? वो ठीक है, मनोज पांडे किस जाति से आते हैं? वो ठीक है अशोक यादव जी, लेकिन आप पीडीए को बता तो दीजिए, पीडीए में कौन कौन है भाई? पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए, पीडीए में किसकी सहभागिता है वो बता दीजिए, पीडीए किसको रिप्रेजेंट करता है ये बता दीजिए। पीडीए का एक वर्सटाइल मतलब है, पीडीए का एक वर्सटाइल मतलब है, एक बार नहीं दर्जनों बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सवाल का जवाब दिया है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और शोषित वंचित पिछड़े, शोषित वंचित अगड़े नहीं। ये तो बीजेपी का सबका साथ सबका विकास वाला नारा मतलब आपने बता दिया। मानस जी, मेरा एक सवाल है अशोक जी से। ठीक है जी, त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी वही है जिसके नेता प्रमुख मुलायम सिंह जी ने परशुराम जयंती की छुट्टी की थी, और ये वही समाजवादी पार्टी है कि आपको वहां बैठ करके स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस जलवा रहे थे, सवर्णों गाली दे रहे थे। क्या वही समाजवादी पार्टी है? जिनेश्वर मिश्रा जी को साथ लेकर नेताजी घूमते थे। मानस जी, लोहिया वाहिनी की 2-2 रुपए रसीद मैंने कटवाई है। मैं इसीलिए नेताजी चर्चा हर चैनल करता रहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से विमुख हो गई है? जिनेश्वर मिश्रा जी, नेताजी जिस तरह से रह के ब्राह्मणों को सम्मान किया और ब्राह्मणों को किसी तरह से पीछे नहीं छोड़ा, वही अखिलेश जी आते आते पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं रहा। और ये मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, इसको तो स्वीकार पूरा प्रदेश करेगा कि ब्राह्मण जिसके साथ रहता है सरकार उसकी बनती है। जवाब दे दीजिए अशोक जी। सपा के साथ बसपा के साथ गया, बसपा सरकार बनी। बुद्धिजीवी वर्ग जिसके साथ रहेगा निश्चित रूप से शासन सत्ता उसके हाथ में। अशोक जी जवाब दे दीजिए। ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व है पार्टी में, आपको आप सम्मान दे रहे हैं? देखिए, हमारे जो सांसद जीते हैं उसमें आप देख लीजिए कितने लोग हैं। माता प्रसाद पांडे आपका नाम, सॉरी माता प्रसाद पांडे तो नेता प्रतिपक्ष हैं। हमारे बलिया के सांसद को देख लीजिए किस समाज से आते हैं। वहीं घोसी के सांसद को देख लीजिए जो राय साहब हैं। तो ये ऐसा मत कहिए कि हमारे यहाँ खाली मतलब कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। हमारे यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग हैं। अशोक जी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि नेताजी वाली पार्टी अब नहीं रही है, अखिलेश जी की नई पार्टी हो गई, नई विचारधारा हो गई है। नेताजी सबको लेकर चलते थे, अब अखिलेश जी एक खास वर्ग को जोड़कर वो पीडीए बनाते हैं। नहीं, आप देखिए, आप कोई भी सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक बलिया वाले सनातन पांडे जी का एग्जाम्पल दिया। क्या वो है कि क्या है? आप बताइए। दूसरी चीज आपने कहा ब्राह्मणों को टिकट दिया, तो ये स्पष्ट कर दीजिए कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया आपने? हमने हर जाति को उसकी संख्या के हिसाब से टिकट दिया और महत्वपूर्ण पदों पे बैठाया। सबसे बड़ा सवाल ये है, आज अगर नेता प्रतिपक्ष
कोई बैठा है माननीय अखिलेश यादव जी के कुर्सी पर, तो कौन बैठा हो? नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अपनी कुर्सी दे दी अखिलेश यादव जी। जिस कुर्सी पे वो बैठते थे वो कुर्सी उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी के सम्मान में दिया, तो चाहते तो किसी और को भी दे सकते थे। चलिए एक अशोक जी, एक और सवाल का हमारे जवाब दे दीजिए। आजम खान सहित 40 लोगों की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपने बनाई है, आजम खान साहब कैसे प्रचार करेंगे? जेल से बाहर लाएंगे आप? देखिए, कुछ चीजें आपने जो कहा, आजम खान साहब हैं, विचारधारा, उनकी सोच, उनकी नीतियां, वो एक तरह से चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब सांकेतिक नहीं है जी, सांकेतिक वो उनकी उपस्थिति रहेगी। वो उसका नाम स्टार प्रचारक नहीं डाला सकता है, तो कोई चुनाव आयोग का नियम है नहीं। तो चुनाव आयोग के नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी विचारधारा हमारा प्रचार करेगी आजम साहब की। और तीसरी बात, अभी हमारे सुनील जी की एक बात रह गई थी, उन्होंने कहा पंडित जनेश्वर मिश्रा की बात उन्होंने किया, नेताजी हमेशा साथ लेके चलते थे, लेकिन उन्हीं नेताजी के पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में बनवाया, तो किसके नाम पे बनवाया? जनेश्वर मिश्रा पार्क जो है वो पूरा एशिया महाद्वीप का सबसे खूबसूरत पार्क, आप गूगल करके देख लीजिए। ठीक है, सबसे बढ़िया पार्क। ठीक है, सौरभ मिश्रा जी आपके पास आते हैं। ऐसा हमारे यहाँ किसी जाति धर्म को ऐसा नहीं कि उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आते हैं आपके पास अशोक जी, आपके पास आते हैं। सौरभ मिश्रा जी से सवाल ले लेते हैं। त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं। त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं। सौरभ मिश्रा जी, पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव जी और उनके जो प्रतिनिधि अशोक यादव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबका हमें साथ मिल रहा है और पीडीए में सभी समाहित हैं। सबका साथ सबका विकास तो नारा आप दे रहे हैं और श्रेय तो अशोक यादव जी ले जा रहे हैं और कह रहे हैं उसका फायदा भी हमें मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं? हमसे जी, हम इस कर रहे हैं जी। हेलो सौरभ जी अपनी बात रखिए। हाँ, मैं पहली बात तो अशोक यादव जी से कहना चाहूंगा, आज विपक्ष में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें किया। विपक्ष में इन्होंने पद एक ब्राह्मण को दे दिया। इनसे परिवार ने बताइए कितनी संतुष्टि करने के लिए कैसा घमासान मचा हुआ है। आजम खां को कैसे समझाए हुए थे, उनके साथ वो जेल में बंद हैं। ये माइनॉरिटी की बात करते हैं, ना तो माइनॉरिटी की बात कर पाते हैं। वहां पे इन्होंने लोकसभा में कैसे टिकट रामपुर से उठा के कहा, लेकिन माइनॉरिटी की बात करते हो या ना करते हो, वोट तो सब उन्हीं को जाते हैं ना। उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जब अखिलेश जी ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया था, भारतीय जनता पार्टी से गए थे कि मैं विपक्ष में बैकवर्डों की लड़ूंगा, बैकवर्डों की बात करूंगा, राजनीति करूंगा, और रामायण की प्रतियां जलाई गई अखिलेश जी के साथ से। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामायण के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हुए सनातन धर्म के गहरी चोट किया, तो अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आया। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इनको छोड़कर दिया गया और महासचिव, और फिर इन्हीं को छोड़कर अपने स्वार्थगत राजनीति के तहत उस चंद्रशेखर को सपोर्ट करते हैं, जिसको अखिलेश यादव सपोर्ट नहीं करते हैं, अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, दलितों की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं। मैं मनोज राजन जी आपसे कहना चाहता हूं, देश की आजादी के समय एक बीपी मंडल दलितों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जो कि अपने कहते थे गठबंधन माइनॉरिटी और दलितों की गठबंधन करते हुए पाकिस्तान के कानून मंत्री बने थे जी। उनकी स्थिति ये हुआ कि वो अपनी जान बचाकर किसी ढंग से भागे, दलितों पर अत्याचार हुआ, उनका कन्वर्जन हुआ, उन्हें मारा गया, उनका बलात्कार किया और गुमनामी की जिंदगी जीते हुए मर गए, उनका आज तक पता नहीं चला। हिंदुस्तान के साथ राजनीति करने वाले, विधि मंत्री बनकर देश के संविधान में एक नया आयाम करने वाले दलितों के सुचिंतक भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के साथ है और उनको आज भी सम्मान के दृष्टि से हमारे कानून विद्या भगवान माने जाते हैं। लेकिन अब इनका मैं कहना चाहता हूं, ये आज जो अयोध्या पर क्वेश्चन उठा रहे हैं अशोक यादव जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कोर्टों में बम विस्फोट हुआ था, एक साथ बनारस लखनऊ, वहां का मैं कुछ प्रत्यक्षदर्शी हूं। इसी समाजवादी पार्टी सरकार ने उनके मुकदमों को हटाकर उन्हें दोष मुक्त काम करने का, इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये माइनॉरिटी के नाम पर
केवल सेकुलरवाद का नाम करते हैं, और जहां पर जब विधर्मियों की बात होती है, विधर्मता की बात होती है, जब जय माता जी के गुंजायमान होते हैं तो मस्जिदों से सौरभ मिश्रा जी अभी मिल्कीपुर पर चर्चा कर रहे हैं, मिल्कीपुर पर चर्चा कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द आप बात करिए, फिर घटनाओं पे जाएंगे तो चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं, ठीक है। और मनोज मानस जी, मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में बम कांड में इन्होंने क्या किया था, आज अयोध्या पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। इन्होंने कितनी बार दर्शन किया, सनातन के बारे में क्या किया, इन्होंने कितने बार चंदा दिया इनके लोगों ने, लेकिन बार बार क्वेश्चन मार्क उठाकर ये साबित करना चाहते हैं कि ये हिंदुओं के प्रति इनके मन में कितना द्वेष है, कितना पाप है, कितना अनाचार है, कितनी अनैतिक सोच है। राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं, राष्ट्र के हित की बात नहीं करते हैं। ठीक है सौरभ मिश्रा जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ सनवर अली जी जुड़े हुए हैं। सनवर अली जी, मिल्कीपुर जो चुनाव है काफी रोचक चुनाव है। आपकी दोनों दल जो है प्रमुख दोनों पार्टियां हैं, आपका अलग अलग मूल्यांकन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप हमें लाभ पहुंचाने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप हमें लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। किसको आप लाभ पहुंचाने जा रहे हैं? आप लाभ पहुंचाने के लिए या खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं, बता दीजिए। सर, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी को बता देना चाहता हूं जी, इस बार उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी खेल नहीं खेला करेगी। अच्छा। और जो ये दोनों दल एक सिक्के के जो दो पहलू हैं, कई सालों से ये जो खेल कर रहे हैं, हम इस खेल को खत्म करके रहेंगे और हमारा खेला होगा। आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट बहुमत के साथ जीतेगा। वहां की जनता आजाद समाज पार्टी को जिताना चाहती है और एक संदेश देना चाहती है कि ये सेमीफाइनल है और अगला फाइनल उत्तर प्रदेश की आवाम चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि एक ही आदमी है जो संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है और दूसरे लोग हैं तो संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने जो विपक्ष था वो पूरी तरीके से फेल है, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जबान खोलने को तैयार नहीं है। आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने कौन सा आंदोलन, कौन सी बात की है, और उनके जैसे और जो उनके नेता थे उन पर मौन धारण करके बैठी है। ऐसा क्यों? क्या उनके सिर्फ नाम को कमाना चाहते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर राजनीतिक विद्वेष की भावना से जो कार्यवाही चल रही है, समाजवादी पार्टी ने कभी भी उसके लिए कोई काम नहीं किया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मिल्कीपुर के अंदर दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड समाज के लोग सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने में एक अहम योगदान निभाएंगे और हमारे कैंडिडेट को बहुमत से जिताने वाले हैं। ठीक है सनवर अली खान जी जुड़े रहे हमारे साथ। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। सुनील त्रिपाठी जी, अगर दोनों प्रमुख दलों की अगर बात की जाए, हालांकि आजाद समाज पार्टी की अपनी भूमिका है, किस भूमिका में वो चुनाव में आती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सपा और भाजपा की अगर बात की जाए, भले ही पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती हो, लेकिन जो उनके जो प्रमुख ब्राह्मण नेता हैं उनको भी उतार चुकी है समाजवादी पार्टी। वहां पर पवन पांडे और तमाम ऐसे नेता हैं जो मिल्कीपुर में डोर टू डोर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। और अवधेश प्रसाद के जैसा उनके पास मजबूत कैंडिडेट है लोकसभा चुनाव में, उनकी लोकप्रियता दिखी भी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो बैक करने वाले जो संगठन है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद की बात करें या भाजयुमो की बात करें, दोनों दल जो है वो जमीनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई विश्लेषक ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है कि पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है। आपका विश्लेषण क्या कहता है त्रिपाठी जी? मानस जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर? देखिए मानस जी, मिल्कीपुर सीट तो एक महाभारत का रूप ले चुकी है। जीत किसकी, हार किसकी, ये 8 तारीख क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ फिर कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश जी जिस पैटर्न में चल पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं जी। भले वो पवन पांडे को उतार दिए हो प्रचार में, लेकिन जिस तरह से रामचरितमानस जो कि सबका ग्रंथ है सनातनियों का, लेकिन ब्राह्मणों की विशेष आस्था रहती है, आप उसको सरेआम जलवाए।
भगवान राम के श्राप से रावण मुक्त नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी कैसे मुक्त होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जबकि अखिलेश जी ने प्रोन्नति दे दी स्वामी प्रसाद मौर्य को, महासचिव बना दिया। नेता मुलायम सिंह जी थे। फिर कहना चाह रहा हूं कि ब्राह्मणों के सम्मान के लिए परशुराम जयंती की छुट्टी की थी, और वही अखिलेश है जो रामचरितमानस को सड़कों पर चलवा रहे हैं। तो कैसे ब्राह्मण, क्या पवन पांडे कहने से ब्राह्मण आ जाएगा? माता प्रसाद पांडे कहने से आ जाएगा? जयचंदों की ब्राह्मणों में भी कमी नहीं है। अगर इस तरह से आप राजनीति करेंगे तो मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि कोई ब्राह्मण अगर स्वाभिमानी होगा, सनातनी होगा, तो ऐसे माहौल में आप साथ नहीं आ पाएगा। नेताजी की पार्टी को अखिलेश जी किस तरफ लेके जा रहे हैं ये जाहिर हो रहा है। और 12 का चुनाव क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे इसलिए अखिलेश जी जीत गए थे, उसके बाद से क्या हाल हुआ है। और मिल्कीपुर सीट पर भी मानस जी, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं, मेरा अपना आकलन है, भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से विजय होगी। जो माहौल ये क्रिएट करते चले जा रहे हैं, सनातनियों को जोड़ने के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और दलितों की हम अगर बात करें मानस जी, तो हम लोग सबके पास घूमते रहे, दलितों को राशन मिल रहा, सुविधाएं मिल रही हैं। मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं, ईश्वर न करे कभी ऐसी समय आए, मैंने दलित भाइयों को अपने एक टाइम भोजन करते हुए देखा है। लेकिन आज मैं दावे साथ कह रहा हूं कि मेरा कोई दलित भाई एक टाइम भोजन नहीं कर रहा है, सबको भोजन और रोजगार मिल रहा है। तो राजनीति कोई करे, लेकिन जिसका पेट भर रहा है वो उसी को वोट देगा जिससे उसका पेट भर रहा है। ये सीट बहुत रोमांचक है, और इस पर कहने के लिए तो कोई कहे, लेकिन अखिलेश जी टक्कर में हैं, लेकिन जीत भाजपा की ही होगी, मैं दावे के साथ। ठीक है सर, हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी टिप्पणी अशोक यादव जी आपकी, जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने कहा कि पार्टी जो है वो अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है, सबकी बात करने वाली पार्टी, जब वो सबकी बात करती थी तब सत्ता में थी, सबकी बात करना जब से बंद कर दिया सत्ता से बाहर है। और मिल्कीपुर चुनाव, हालांकि लोकसभा चुनाव आपने जरूर जीता, लेकिन अब मिल्कीपुर की जो लड़ाई है वो आसान नहीं है आपके लिए। देखिए, रामचरितमानस का मुद्दा इन्होंने भी उठाया, भाजपा के साथी ने भी उठाया, लेकिन रामचरितमानस को लेकर के अगर एक सवाल और मेरा था कि संजय निषाद को जानते होंगे, लोग कैबिनेट मंत्री हैं योगी जी के सरकार में जी, और उन्होंने भगवान राम को लेकर के कितनी अशोभनीय बात कही। उनके पिताजी को लेकर के क्या कहा कि भगवान राम जी किसके पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि दशरथ जी के पुत्र नहीं है, श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं। कौन कहा था ये बात? ये तो संजय निषाद जी ने कहा था ना, अपने मुंह से कहा था। लेकिन सौरभ मिश्रा जी सुन लीजिए, पहले अशोक यादव जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास भी आते हैं। तो संजय निषाद जी ने इस बात को कहा, आप यूट्यूब पे गूगल पे खोज के इनको सुना दीजिएगा, इनको संज्ञान नहीं होगा। दूसरी बात, आप सनातन की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसकी एक रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि अक्टूबर 2024 की थी। उसमें ये बताया गया कि माँ गंगा का जल आचमन और स्नान के लायक, पीने के योग्य नहीं है और आचमन के योग्य नहीं है। और उन्होंने कहा था, एनजीटी ने कहा था कि उसको आप बोर्ड लगाइए, स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया था। और जिस माँ गंगा के सफाई अभियान नमामि गंगे परियोजना का ये लाखों करोड़ों रुपया कौन लूटा, इसको तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा था ना। माननीय हाईकोर्ट का टिप्पणी आप अभी मिल्कीपुर पे बात कर रहे हैं साथी को, अशोक जी मिल्कीपुर पे बात कर रहे हैं। अभी कहा था कि माँ गंगा के सफाई अभियान मिल्कीपुर आप कैसे जीतने जा रहे हैं, इसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी माँ गंगा के सफाई अभियान का पैसा लूट ले। ठीक है अशोक जी, आखिरी टिप्पणी रजनीकांत वशिष्ठ जी से। रजनीकांत सर, जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट, इस समय मिल्कीपुर सीट का ताप जो है वो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है, और मिल्कीपुर सीट जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। कई यहां पर समीकरण हैं, जो अलग अलग विश्लेषक वहां के समीकरणों की चर्चा कर रहे हैं। आपके नजर में, आखिरी टिप्पणी आपसे, ये आपके नजर में जो समीकरण हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं? क्योंकि दलित निर्णायक भूमिका में है, मुस्लिम भी ठीक ठाक मात्रा में संख्या में है वहां, और पासी सबसे ज्यादा संख्या में है। भाजपा ने हालांकि पासी को अपना कैंडिडेट बनाया है। ब्राह्मण जो है दूसरे नंबर पर अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। क्या लगता है आपको, आपके समीकरण में कौन सी पार्टी यहां बाजी मार रही है? देखिए, पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली, और अखिलेश यादव फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश करने में पॉलिटिक्स में कामयाब हुए, तो ये मत भूलिए कि इसमें कांग्रेस का भी साथ जी, और कहीं उस लोकसभा चुनाव में दलित
और ब्राह्मण को ये महसूस हुआ कि चलो भाई चेंज करना है, तो ये कांग्रेस और ये सपा साथ है, तो वो कांग्रेस की वजह से वो दलित वोट और जो ब्राह्मण वोट है वो इनके खेमे में चला गया जी, और कांग्रेस के गठजोड़ में चला गया। इस बार कांग्रेस ने ये बातें भी उठी कि तुम हमारी वजह से जीते तो तुम हमारी वजह से जीते, या हम तुम्हारी वजह से जीते। मतलब आपस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ ऐसी मतलब गलतफहमियां कह लीजिए, सौरभ जी आ रहे हैं। तो कांग्रेस इस बार मैदान से बाहर है, और कांग्रेस इस बार मैदान से बाहर है, तो इसका मतलब वो कांग्रेस भी ये एस्टेब्लिश कर लेना चाह रही है कि अच्छा भैया आप ही में ताकत है, तो आप ये मिल्कीपुर सीट अकेले जीत के दिखाओ। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो जो कुछ 2%, 5% ब्राह्मण और दलित मतदाता कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के रहने की वजह से समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ था, मुझे लगता है कि अब वो नहीं होगा। और ऐसे में मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा कि 6% का फर्क है जीत और हार में। माननीय अवधेश प्रसाद जी और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे 2022 में, वो विधानसभा के चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में, तो 6% का अंतर है। उस 6% के अंतर को पाटने के लिए एक तो मुझे लगता है कि जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है वो एक रोल अदा करेगी। दूसरे, ब्राह्मण और जो दलित मतदाता है वो थोड़ा बहुत सपा की तरफ और कांग्रेस के गठजोड़ की तरफ गया था, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हाँ, एक बात और है, ये नहीं भूलना चाहिए जी। ऐसा लोग कहते हैं मिल्कीपुर के कुछ लोग कि ये अवधेश प्रसाद जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है। वो कहीं भी लोगों के दुख दर्द में हमेशा से, उनका एक लंबा राजनीतिक करियर है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, और उनका पुत्र जो है वो अब मैदान में सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ इस तरह से पोल का माइक्रो मैनेजमेंट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी है। ठीक है सर, अब आगे समय इजाजत नहीं देता है। सौरभ मिश्रा जी, आपके पास आने का अब समय नहीं है, माफी चाहते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, आपका बहुत शुक्रिया। रजनीकांत वशिष्ठ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सनावर अली खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चर्चा मिल्कीपुर सीट पर हो रही थी, और जो विश्लेषकों का साफ तौर पर मानना है कि लड़ाई जरूर रोचक है, लेकिन जो पिछले जो चुनाव का जो गैप था, इस बार भारतीय जनता पार्टी भरने में कामयाब हो सकती है, लेकिन लड़ाई रोचक है। अब देखने वाली बात होगी कि मिल्कीपुर की सीट कौन जीतता है और कौन यहां का सरताज बनता है। फिलहाल मंथन में अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।